उत्तर प्रदेश की राजनीति के 10 ऐसे नेता जिन पर भ्रष्टाचार के सबसे ज़्यादा आरोप लगे हुए हैं। नंबर 10 पर बात करते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी की। बहुजन समाजवाद पार्टी की सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश की हुकूमत में इनका सिक्का चलता था और इनका रसूख 7वें आसमान पर था। लेकिन इनके कार्यकाल में हुआ गुलाबी पत्थर घोटाला उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा पन्ना है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। लखनऊ और नोएडा के भव्य स्मारकों, पार्कों और मूर्तियों के निर्माण के लिए राजस्थान के मिर्ज़ापुर और बयाना से विशेष गुलाबी पत्थर मंगाए गए थे। आरोप लगे कि इन पत्थरों की खरीद, तराशी और ढुलाई में जमकर हेराफेरी की गई और करोड़ों रुपए का चूना सीधे सरकारी खजाने को लगाया गया। जब इस मामले की जांच विजिलेंस और लोकायुक्त के पास पहुंची तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। कहा जाता है कि इस पूरे खेल में बहती गंगा में हाथ धोने का काम बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। ठेकेदारों से लेकर ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों तक ने इस खेल में जमकर मलाई खाई और जनता की गाड़ी कमाई को स्मारकों के पत्थरों में दफन कर दिया। इस मामले ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला दिया था और सरकार की साख पर बट्टा लगा दिया था। पत्थरों के महलों में बैठकर जो गरीबों को भूल जाते हैं, वक्त आने पर वो खुद भी मिट्टी में मिल जाते हैं। नंबर 9 पर नाम आता है गायत्री प्रसाद प्रजापति जी का। उत्तर प्रदेश सरकार में खनन मंत्री रहते हुए इनके रसूख और ताकत की पूरे राज्य में तूती बोलती थी। लेकिन इनका नाम अवैध खनन मामले में कुछ इस तरह उछला कि पूरी सरकार ही कटघरे में आकर खड़ी हो गई। आरोप बेहद गंभीर थे कि बुंदेलखंड, सोनभद्र और हमीरपुर जैसे इलाकों में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर बालू और मुरंग के अवैध खनन के पट्टे बांटे गए। इस पूरे काले धंधे में अरबों रुपए के बारे न्यारे किए गए। उन नदियों के सीने की छलनी कर दिया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने जब इस मामले की कमान अपने हाथों में ली तो परत दर परत भ्रष्टाचार की एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने सबको सन्न कर दिया। गायत्री प्रसाद प्रजापति ने अपने कार्यकाल में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की तो की, लेकिन कानून के लंबे हाथों से वो खुद को बचा नहीं पाए। उन्हें इस मामले में न सिर्फ अपनी मंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी बल्कि लंबे समय के लिए जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। दौलत की हवस इंसान को अंधा बना देती है और यही हवस एक दिन उसे सलाखों के पीछे सुला देती है। नंबर 8 पर बात करते हैं कुंडा के बाहुबली कहे जाने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जी की। राजा भैया का नाम उत्तर प्रदेश की सियासत में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनका रसूख ऐसा है कि सरकार किसी की भी हो, उनका दबदबा हमेशा कायम रहता है। जब वे राज्य के खाद्य एवं रसद मंत्री थे तब उत्तर प्रदेश में एक बेहद चर्चित और बड़ा खाद्यान्न घोटाला सामने आया था। आरोप बेहद संगीन थे कि गरीब रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के राशन के लिए आने वाले हजारों करोड़ रुपए के गेहूं और चावल को खुले बाजार में बेच दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी आरोप लगा कि सरकारी अनाज को कथित तौर पर नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में तस्करी के जरिए भेजा गया था। इस घोटाले ने राज्य के सबसे गरीब तबके के पेट पर लात मारने का काम किया। जब सीबीआई ने इस पूरे मामले की गहन जांच शुरू की तो कई बड़े प्रशासनिक अधिकारियों, मिल मालिकों और बिचौलियों के नाम सामने आए। राजा भैया जी के इस विभाग में हुए इस खेल पर विपक्ष ने तीखे तीर चलाए और यह मामला आज भी यूपी के सबसे बड़े प्रशासनिक घोटालों में गिना जाता है। हुकूमत का नशा जब सर चढ़कर बोलता है तब इंसान खुद को खुदा और जनता को खाक समझता है। नंबर 7 पर आते हैं समाजवादी पार्टी के बेहद कद्दावर, मुखर और विवादित नेता आजम खान जी। रामपुर की राजनीति के बेताज बादशाह माने जाने वाले आजम खान जी पर एक या दो नहीं बल्कि 80 से भी ज़्यादा अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए। उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा विवाद तब सामने आया जब उन पर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण को लेकर गंभीर आरोप लगे। आरोपों के मुताबिक इस आलीशान और विशाल यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए स्थानीय गरीब किसानों की ज़मीनों पर जबरन कब्जा किया गया, सरकारी और ग्राम समाज की ज़मीनों को हड़पा गया और यहाँ तक कि शत्रु संपत्ति का भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। आजम खान जी के खिलाफ सिर्फ ज़मीन हड़पने के ही बड़े मामले नहीं बने बल्कि उन पर किताबों की चोरी, शेर शाह सूरी के ज़माने की प्राचीन कलाकृतियों की चोरी और यहाँ तक कि भैंस और बकरी चोरी जैसी अजीबोगरीब शिकायतें दर्ज हुई। प्रशासन ने उनके इस पूरे साम्राज्य पर कानूनी चाबुक चलाया, उनकी संपत्तियों की जांच की और उन्हें अपनी पत्नी और बेटे के साथ लंबे समय तक जेल में दिन गुजारने पड़े। वक्त का पहिया जब घूमता है तो तख्त बदल जाते हैं। जो कल तक हुक्म चलाते थे आज वो खुद बेबस नजर आते हैं।
नंबर 6 पर बात करते हैं पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया और राजनेता रहे मुख्तार अंसारी की। मऊ विधानसभा सीट से लगातार कई बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी का खौफ और राजनीतिक रसूख एक दौर में अपने चरम पर था। राजनीति के गलियारों में रहते हुए उन्होंने एक ऐसा खतरनाक टेंडर सिंडिकेट और बेनामी संपत्ति का नेटवर्क तैयार किया था जिसने पूरे सरकारी तंत्र को बेबस कर दिया था। पूर्वांचल में पीडब्ल्यूडी के बड़े ठेकों से लेकर कोयला सप्लाई और सरकारी खनन के टेंडरों पर और सिर्फ उनके ही सिंडिकेट का एक छत्र राज होता था। उनके डर के मामले कोई दूसरा ठेकेदार फॉर्म भरने की हिम्मत तक नहीं करता था। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और उत्तर प्रदेश पुलिस ने जब उनके इस विशाल आर्थिक साम्राज्य पर करारी चोट की तो लखनऊ, मऊ और गाजीपुर में सैकड़ों करोड़ रुपए की बेनामी संपत्तियों का पर्दाफाश हुआ। उनके करीबियों और गुर्गों द्वारा जबरन वसूली और सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे की कहानियों ने उत्तर प्रदेश में एक तरह का समानांतर तंत्र खड़ा कर दिया था जिसे बाद में कानून के कड़े प्रहार से पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया। जुल्म की टहनी कभी ज़्यादा दिन नहीं फलती और गुनाहों की कश्ती समंदर में कभी तैरती नहीं। नंबर 5 पर नाम आता है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए लखनऊ में गोमती नदी के सौंदर्यीकरण के लिए गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। करीब 1500 करोड़ रुपए के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बाद में भारी वित्तीय अनियमितताओं, बजट को बिना सोचे समझे बढ़ाने और नियमों के उल्लंघन के बेहद गंभीर आरोप लगे। कैग की रिपोर्ट और शुरुआती जांच में साफ हुआ कि पैसे को पानी की तरह बहाया गया, लेकिन ज़मीन पर काम आधा अधूरा ही रहा। इसके अलावा जब वे खुद मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य का खनन विभाग संभाल रहे थे तब उनके कार्यकाल के दौरान जारी किए गए कई खनन पट्टों को लेकर भी सीबीआई ने जांच का शिकंजा कसा और उनसे पूछताछ की तैयारी की। किसी पूर्व मुख्यमंत्री का नाम इन हाई प्रोफाइल जांचों के घेरे में आना उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा झटका माना जाता है। सदा राज किसी का इस जमी पर कायम नहीं रहता। वक्त की अदालत में हर किसी को हिसाब देना पड़ता है। नंबर 4 पर बात करते हैं प्रयागराज के बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की। एक दौर था जब प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में अतीक अहमद जी का नाम सुनते ही लोग सहम जाते थे। 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे अतीक अहमद ने राजनीति की आड़ में जमीन कब्जाने, फिरौती वसूलने और अपना रंगदारी साम्राज्य चलाने का एक ऐसा खौफनाक जाल बिछाया था। कौशाम्बी और प्रयागराज के प्राइम लोकेशन पर मौजूद सरकारी ज़मीनों, औद्योगिक प्लॉटों और गरीबों की निजी ज़मीनों पर लाठी के बल पर कब्जा करना उनके गैंग का मुख्य जरिया था। जब सरकार ने उनके इस पूरे आर्थिक नेटवर्क पर कड़ा प्रहार किया तो जांच एजेंसियों को पता चला कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति और अवैध रियल एस्टेट पर धंधा फैला रखा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी अरबों रुपए की अवैध संपत्तियों को कुर्क किया गया। कई अवैध इमारतों को बुलडोजर से ज़मींदोज कर दिया गया, जिसने उनकी दशकों पुराने आर्थिक तंत्र की पूरी तरह से कमर तोड़ कर रख दी। गुरूर में डूबे परिंदे अक्सर यह भूल जाते हैं कि आसमान छूने के बाद आखिरकार ज़मीन पर ही आना होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक घोटाला ऐसा भी था जिसमें सिर्फ पैसों की हेराफेरी नहीं हुई बल्कि रहस्यमयी मौतों का एक ऐसा खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों को हिलाकर रख दिया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले को जानेंगे नंबर 3 पर नाम आता है बाबू सिंह कुशवाहा जी का और उनके कार्यकाल में हुए कुख्यात NRHM यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाले का। यह उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे डार्क, पेचीदा और रोंगटे खड़े कर देने वाला घोटाला माना जाता है। मायावती जी की सरकार में परिवार कल्याण मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा जी के कार्यकाल में केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं को सुधारने के लिए आए हजारों करोड़ रुपए के फंड को पूरी तरह से डका लिया गया। अस्पतालों के लिए घटिया दवाइयाँ, नकली उपकरण और बिना किसी ज़रूरत के एम्बुलेंस की खरीद दिखाकर करोड़ों रुपए का गबन किया गया। लेकिन इस घोटाले की सबसे डरावनी बात यह थी कि इसमें सिर्फ पैसों की लूट नहीं हुई बल्कि किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तरह इस केस में से जुड़े कई मुख्य चिकित्सा अधिकारियों यानी CMO की संदिग्ध हालतों में मौतें और सरेआम मर्डर हुए। लखनऊ की जेल के भीतर और सड़कों पर हुई इन रहस्यमयी मौतों ने इस पूरे घोटाले को एक खूनी खेल में तब्दील कर दिया। CBI ने जब इस पूरे मामले की परतें खोली तो बाबू सिंह कुशवाहा जी को इस महाघोटाला का मुख्य सूत्रधार पाया गया और उन्हें लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे दिन काटने पड़े।
कफन में कोई जेब नहीं होती, ये वो लोग भूल गए जिन्होंने चंद रुपयों की खातिर मासूमों की जिंदगियां बेच दी। नंबर 2 पर नाम आता है उत्तर प्रदेश की राजनीति के पुरोधा और देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव जी का। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव जी का कद भारतीय राजनीति में बहुत ऊंचा रहा है, लेकिन उनके लंबे राजनीतिक सफर में सबसे बड़ा कानूनी और राजनीतिक विवाद तब खड़ा हुआ जब उनके और उनके पूरे परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया। विश्वनाथ चतुर्वेदी नाम के एक वकील ने देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि मुलायम सिंह यादव जी और उनके परिवार ने अपने मुख्यमंत्री और अन्य पदों पर रहते हुए ज्ञात और कानूनी स्रोतों से कहीं ज़्यादा संपत्ति जमा की है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े आदेश के बाद सीबीआई ने इस मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की और उनके सैफई से लेकर लखनऊ तक के तमाम बैंक खातों, जमीनों और मकानों का ब्यौरा खंगाला। इस हाई प्रोफाइल जांच की वजह से देश के सबसे बड़े राजनीतिक कुनबे को सालों तक अदालतों, वकीलों और केंद्रीय जांच एजेंसियों के चक्कर लगाने पड़े, जिसने विपक्षी दलों और उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा सियासी हथियार दे दिया। नंबर 1 पर नाम आता है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का। उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती जी का शासनकाल जितने सख्त और कड़े प्रशासनिक फैसलों के लिए जाना जाता है, उतने ही बड़े और महंगे विवादों से भी घिरा रहा है। उनके कार्यकाल का सबसे बड़ा विवाद था ताज कॉरिडोर मामला और उसके बाद हुआ भव्य स्मारक निर्माण घोटाला। लखनऊ और नोएडा में बने आलीशान और विशाल पार्कों, पत्थरों के भव्य स्मारकों, दलित संतों की मूर्तियों और खुद मायावती जी और उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथियों की सैकड़ों विशाल मूर्तियों के निर्माण में उत्तर प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई के अरबों खरबों के रुपए पानी की तरह बहाए गए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट और बाद में हुई विजिलेंस व लोकायुक्त की जांच में यह गंभीर आरोप लगाया गया कि इन मूर्तियों और कीमती पत्थरों की खरीद व ठेकों के आवंटन में बड़े पैमाने पर वित्तीय धांधली हुई और सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया। विपक्ष ने इसे आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा फिजूल खर्ची और मूर्तियों का घोटाला करार दिया। विजुअल्स की भव्यता और पैसे के विशाल पैमाने दोनों ही लिहाज से यह मामला आज भी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति का सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला मामला माना जाता है।